हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 21 है और इससे पहले हम 20 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने? तो ये की थी 1876 में कलकत्ता में। ठीक है, फिर बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों में से थे और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब की? तो ये की थी 1895 में पूना अधिवेशन में। ठीक है, 1895 में पूना अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। फिर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और यह आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे जो इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता सबसे पहले कब की थी? तो ये की थी 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी इन्होंने 3 बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सबसे पहले 1886 में, फिर उसके बाद 1893 में लाहौर में, फिर उसके बाद 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, इन्होंने 3 बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ओके, फिर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले और ये आईएनसी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1905 में बनारस अधिवेशन में। ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर बात करें फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता यह एक भारतीय वकील थे और यह बॉम्बे का शेर कहा जाता था। ठीक है, फिरोज शाह मेहता को। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो यह की थी 1890 में। ठीक है, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1890 में कलकत्ता में। ठीक है, 1890 में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। ठीक है, तो ये थी डिटेल। चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। सो नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था शुरू की थी। तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने 1296 से 1316 तक शासन किया था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर, इसने अपने चचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसने 1296 से 1316 तक शासन किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम था अली गुरशप। ठीक है, अली गुरशप यह इसके बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए सानी की
उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने चेहरा एवं डाक प्रणाली की शुरुआत भी की थी। और यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने क्या क्या बनवाया था, निर्माण करवाया था किन चीज़ों का? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सीरी किला, हौज खास, ठीक है, सीरी किला, हौज खास और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ठीक है। इसने सीरी किला, हौज खास और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? इनके गुलाम के बारे में पूछा जाता है, तो इनका गुलाम था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। और इसे किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, हजार दीनारी के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, ठीक है। तो इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो यह इनके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। फिर अब हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने 1351 से 1388 तक शासन किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक इसने नहरें का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा इसने कुतुब मीनार, हौज खास और सूरज कुंड की मरम्मत भी करवाई थी, ठीक है ना, यानी कि पुनः निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार, हौज खास, सूरज कुंड की मरम्मत करवाई या पुनः निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इसने शहर भी बसाए थे, ठीक है। तो इसने बसाया था जौनपुर, इसके अलावा फिरोज़ाबाद और फतेहाबाद शहर को भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ओके। फिर हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और इसने 1290 से 1296 तक शासन किया था, ठीक है। 1290 से 1296 तक इसने शासन किया था, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी यह एक दयालु शासक, ठीक है ना, दयालु राजा था, ठीक है। फिर बात करें हम गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। और इसने 1320 से 1325 तक शासन किया था, ठीक है। 1320 से 1325 तक शासन किया गयासुद्दीन तुगलक। और इसने शहर भी बसाया था। तो ये शहर था तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद शहर भी इसने बसवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ओके। तो ये थी डिटेल। तो जो भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ तो आप इसके नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप नोट के ज़रिए करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, ओके। चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये है महानदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। यह भारत की प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर बात करें महानदी ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है
सिहाबा पर्वत झारखंड से यह निकलती है। ठीक है, सिहाबा पर्वत झारखंड से निकलती है। महानदी, फिर बात करें गोदावरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी निकलती है, यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। और यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर बात करें कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से यह निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, फिर नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक पहाड़ियाँ अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है महलवारी व्यवस्था नामक एक इकाई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की? तो महलवारी व्यवस्था नामक एक भू राजस्व व्यवस्था ये तैयार की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉल्ट मैकेंजी। लॉर्ड कार्नवालिस से कौन था? तो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल था। जॉनसोर, तो जॉनसोर यह फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी। कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है ताल कावेरी से। ठीक है, ताल कावेरी से यह निकलती है। तापी नदी, तो इसे ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तापी नदी को ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल से मुल्ताई, मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत से यह निकलती है। ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है तापी नदी। दामोदर नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार खमरपठ पहाड़ियों से यह निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी। गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी यह निकलती है उत्तराखंड के हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बी सलिंगम पंतुलू यह विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे। ठीक है, फिर बात करें हम राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय को
राजा राम मोहन रॉय इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। ठीक है, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, और सभा की स्थापना 1815 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1828 में। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इनकी पत्रिका कौन सी थी, इन्होंने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, तो ये की थी मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार ये इनकी पत्रिका थी। और समाचार पत्र तो ये था संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी यह समाचार पत्र था। ठीक है, फिर राजा राम मोहन रॉय, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि, तो इन्हें राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए योगदान दिया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, ठीक है। हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर यह वैष्णव संत थे, वैष्णव संत थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सुश्रुत को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सुश्रुत इनकी पुस्तक थी सुश्रुत संहिता। ठीक है, यह इनकी पुस्तक थी। कल्हण की तो ये थी राज तरंगिणी। बिंबिसार यह मगध साम्राज्य का संस्थापक था, मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार। कौटिल्य कौटिल्य जाना जाता था चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है ना, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, जहां भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है, तो जहां भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है, तो यह रखा गया है समवर्ती सूची में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्य तो ये है भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। मौलिक अधिकार तो यह भाग 3 में है, और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, तो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो कि गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो यह त्योहार है मोपिन। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोपिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाले स्ट्रिंग वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है। संतूर, ढोल, रावण, हत्ता या मिजराव, तो ये है ढोल। ठीक है ना, ढोल यह तार वाले वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ली गई, तो पंचवर्षीय योजना यह ली गई थी सोवियत
संघ से, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस से यह ली गई है पंचवर्षीय योजना। और हैरल्ड डोमन मॉडल यह किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, ठीक है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है, ठीक है, सॉरी, तो ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हैरल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो यह चली थी 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह चली थी 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल। नेक्स्ट है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी, तो ये थी 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पूछा गया भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार ये तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और दूसरे पर है महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र ये है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो ये है 243 ZH से 243 ZT तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो यह किया गया था 1949 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस आयोग ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार के विस्तार की सिफारिश की। तो किस आयोग ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार के विस्तार की सिफारिश की, तो ये की है साइमन कमीशन ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है, गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य यह राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता, तो यह किया जाता है भील, ठीक है, भील समुदाय द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, सादत खान ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो सादत खान ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो ये की थी अवध की। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत हड़प लिया था। तो अंग्रेजों ने किस क्षेत्र को सहायक संधि के तहत हड़प लिया था, तो यह हड़प लिया था अवध को। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिमलीपाल बायो रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर डैश की आत्मकथा है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर यह आत्मकथा है बराक ओबामा की। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है। तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं, तो यह शामिल है भाग 5 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है, फिर भाग 4 में है राज्य के
नीति निदेशक, ठीक है। भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत से संबंधित है। फिर भाग 6, तो भाग 6 ये राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत की किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।